हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था कि कैसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, कैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है। और कैसे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं बने, है ना, कई सारे तारे बने, सूर्य बने। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सब देख लिया है। तो पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस लेक्चर में आज मैं वही बताऊंगा। कुछ सिद्धांत है ना, कुछ अलग अलग साइंटिस्टों के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मत हैं जो दिए गए हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है विशिष्ट सृष्टिवाद। ये सिद्धांत क्या कहता है? विशिष्ट सृष्टिवाद यह कहता है कि ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर जितने सारे जीव हैं वो कोई विकास से नहीं, बल्कि वो पहले से ही पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं। उनको ईश्वर ने बनाया है। साइंटिस्टों का मानना यह है कि इस पृथ्वी पर जो जितने भी जीव हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, मतलब धीरे धीरे विकसित हुए हैं। जबकि ये जो सिद्धांत है विशिष्ट सृष्टिवाद, ये कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी को तो ईश्वर ने बनाया है, ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, कुछ ही दिनों में बनाया है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते, मैंने लिखा भी है कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कुछ ही दिनों में हुआ है, ठीक है। और कुछ दिनों में ही इतने सारे जीव जंतुओं का निर्माण हो गया। और कोई भी जीव का विकास नहीं हुआ है ना। कोई भी जीव का विकास नहीं हुआ है, बल्कि वो पहले से ही इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। तो समझ में आया पहला सिद्धांत क्या है? विशिष्ट सृष्टिवाद। तो सिंपल सी बात है, विशिष्ट सृष्टिवाद किस बात पे आधारित है? धर्म के आधार पर है ना। ये धर्म के आधार पर दिया गया है। आप लोग भी जानते हैं। अब इस्लामिक में या फिर हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जितने भी अलग अलग धर्म है, सब में यही बात बताई गई है कि जो ब्रह्मांड है इसको गॉड ने क्रिएट किया है। इसको किसने क्रिएट किया है? इसको ईश्वर ने क्रिएट किया है ना। और इतने सारे जीव जंतुओं को ईश्वर ने बनाया है, जबकि साइंस इस बात को नहीं मानता है। तो विशिष्ट सृष्टिवाद इसी बात पर आधारित है कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास नहीं, बल्कि इतने सारे जीव जंतुओं का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया है। नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? स्वतः उत्पत्तिवाद। स्वतः 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 का मतलब क्या होता है? स्वयं, अपने आप से। उत्पत्तिवाद मतलब उत्पन्न होने का विचार, स्वयं से अपने आप उत्पन्न होने का विचार। देखिए, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत यह मानता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन का विकास अजैवीय पदार्थों से हुआ है। अजैवीय पदार्थों मतलब निर्जीव पदार्थों से हुआ है ना। निर्जीव पदार्थों से ये जीवन का निर्माण हुआ है इस पृथ्वी पर। यहाँ तक कि कई सारे ग्रीक दार्शनिक भी इस बात को मानते थे कि पृथ्वी पर जीवन का निर्माण ये अजैवीय पदार्थों से हुआ है, ठीक है। अजैवीय पदार्थों से हुआ है। मिस्र वासियों का ये मानना था कि जो नील नदी है, आपको ही पता होगा, नील नदी मिस्र में है, इजिप्ट में। तो मिस्र वासियों का मानना था कि जब नील नदी सूखती है और उसमें जो कीचड़ बनते हैं, उन्हीं कीचड़ से सांप, मेढक, मछली, चूहे बनते हैं। तो आप लोग को ही पता है, ये एक इम्पॉसिबल बात है कि कीचड़ से इतने सारे जीव जंतुओं का निर्माण हो सकता है ना। ये एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन उस समय यही माना जाता था। माना तो यहाँ तक भी जाता था कि जो छेना होता है, दूध फटता है ना तो छेना बनता है, तो छेने से तितली का निर्माण हो जाता है, और मांस के टुकड़े से क्या बन जाता है? मांस के टुकड़े से मक्खी का निर्माण हो जाता है। तो ये बताइए कितनी बेतुकी बात है। लेकिन उस समय यही सिद्धांत चलते थे,
उस समय इतना सारा साइंस डेवलप नहीं था, तो लोग ये इन्हीं सारे बातों को माना करते थे। क्लियर है? तो जो दूसरा सिद्धांत है स्वतः उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, इसमें ये बात बताई जाती है कि जो जीव हैं वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, निर्जीव चीज़ों से, अजैविक पदार्थों से अपने आप बन जाते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया इसमें, एक वॉन वॉन हेलमंट नाम के साइंटिस्ट थे। वो मानते थे कि गंदे कपड़े और गेहूं की बाली को अगर साथ में रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा? चूहे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस समय यही सारे सिद्धांतों को मान्यता मिल जाती थी, क्योंकि उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था। नेक्स्ट, तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है जीवंत जीवोत्पत्तिवाद। जीवांत, यहाँ पे जीवांत है, जीवंत लिखा चुका है, जीवांत जीवोत्पत्तिवाद। मतलब ये सिद्धांत दूसरे वाले सिद्धांत का खंडन करता है। ये सिद्धांत यह कहता है कि नहीं, जीवों का निर्माण निर्जीव चीज़ों से नहीं, बल्कि पहले से उपस्थित जीवों से होता है। मतलब माँ बाप होंगे तो उनके बच्चे होंगे, है ना, उनके बच्चों से उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चों से उनके बच्चे होंगे। ऐसे ये जो जीव हैं इवॉल्व करते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ना कि अ, निर्जीव चीज़ों से जंतुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है जीवंत जीवोत्पत्तिवाद में क्या है, ये कहा जाता है कि जीवन का निर्माण जीवों का निर्माण स्वतः निर्जीव वस्तुओं से नहीं, बल्कि पहले से उपस्थित जीवों के कारण होता है। पहले से कोई जीव उपस्थित होगा, उसके बाद ही वो जीव निर्माण होगा, कोई नया जीव बनेगा। जैसा भी मैंने बताया ना, माँ बाप होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, इस तरीके से पहले से जो जीव होगा उसके बाद ही कोई नया जीव बनेगा। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, दो साइंटिस्टों ने इसका प्रयोग भी किया और दिखाया भी। पहले साइंटिस्ट थे रेडी और दूसरे साइंटिस्ट थे लुई पास्चर। ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या क्या प्रयोग किया ये देख लेते हैं। रेडी का प्रयोग, रेडी ने क्या किया, रेडी ने उबले हुए मांस को 3 जार में रखा, है ना, 3 जार में रखा। तो रेडी ने 3 जार में रखा उबले हुए मांस को उबाल इसलिए गया क्योंकि मांस पे जितने कीटाणु हैं वो मर जाए और बाद में कोई कीटाणु ना आए। बाद में आ सकते हैं, लेकिन पहले से कोई जीवाणु जो होगा वो मर जाएगा, इसलिए रेडी ने मांस को उबाल लिया। अब क्या किया, मांस के टुकड़े को इन जारों में रखा गया। पहले जार को उन्होंने कपड़े से ढका, दूसरे को कागज़ से ढका और तीसरे को खुला छोड़ दिया। हुआ ये कि जो खुला हुआ था, आपको भी पता, वो जो खुला हुआ है उसमें बाहर से क्या जाएंगे, बाहर से मक्खियाँ आएंगी। बाहर से मक्खियाँ आई, इसमें अंडे दिए, तो उनके जो नंबर्स हैं उनके नंबर्स में इंक्रीजिंग हुआ, वो उनकी संख्या बढ़ गई। लेकिन इन दोनों का क्या, इन दोनों में तो जो मक्खियाँ होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगी, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो जो मक्खियाँ अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी उनके अंडे कहाँ जाएंगे, ऊपर ही रहेंगे। तो रेडी ने ये देखा कि जो रेडी ने ये देखा कि ये जो जार्स हैं जिनको ढक दिया गया है और जिसको नहीं ढका गया है, तो जिसमें नहीं, जो जार नहीं ढका गया था उसमें मक्खियों ने अंडे दिए बाहर से आके, जबकि इन दोनों जारों में मांस के टुकड़े पर मक्खियाँ नहीं बैठी थीं, इसलिए इनमें कोई भी मक्खी नहीं बनी। तो इस सिद्धांत से, इस प्रयोग से रेडी ने ये सिद्ध कर दिया कि जो जीव होते हैं वो पहले से मौजूद जीवों से बनते हैं। जैसे इसमें पहले से मक्खियाँ मौजूद होंगी तो ही ना नई मक्खियाँ अंडे देंगे, तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। जबकि इसमें तो, अगर जैसे पहले वाले सिद्धांत मैंने यहाँ पे बताया था, पहले वाले सिद्धांत में मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि मांस के टुकड़े से क्या बन जाती हैं, मांस के टुकड़े से मक्खियाँ बन जाती हैं। तो मक्खियाँ बन जानी चाहिए थी, जार में रखे हुए अपने आप बन जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, पहले से उपस्थित मक्खियों से ही नई मक्खियाँ बनी। दूसरा प्रयोग लुई पास्चर ने किया। लुई पास्चर ने क्या किया, लुई पास्चर ने एक सुराही नुमा फ्लास्क लिया। ठीक है, एक सुराही नुमा फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क में पौष्टिक तत्वों का मिश्रण बना के रख दिया और इसके गर्दन को गर्म करके
इसके गर्दन को गर्म करके क्या बना दिया, एस टाइप के आकार का बना दिया। ऐसा बना दिया कि इसमें कोई भी वायु और जीवाणु अंदर ना जा पाए, और कुछ दिन के लिए रख दिया। तो कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि ये जो मिश्रण है इसमें कोई भी जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई भी जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ है। होगा भी कैसे, इसमें ना वायु जा रही है डायरेक्ट, ना कोई जीवाणु अंदर जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी नया जीव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद लुई पास्चर ने क्या किया कि इसके गर्दन को आधे पर से तोड़ दिया, और आधे पर से तोड़ने के बाद छोड़ दिया। तो कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद इसमें हवा जाने लगा, जीवाणु जाने लगे, तो अब इसमें नए नए जीवाणु उत्पन्न हो गए हैं। तो इस प्रयोग से लुई पास्चर ने सिद्ध कर दिया कि नए जीवों का निर्माण पहले से उत्पन्न जीवों से होता है, ना कि निर्जीव चीज़ों से। अगर निर्जीव चीज़ों से होना होता तो रेडी के प्रयोग में मांस के टुकड़ों तीनों जार में मक्खियाँ होनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ एक में जो नहीं ढकी गई थी। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी नए जीव बन जाने चाहिए थे इस पौष्टिक तत्वों में, बिना गर्दन के तोड़े हुए पहले से बन जाने चाहिए थे, लेकिन गर्दन के तोड़ने के बाद नए जीव इसमें अंदर गए, इसलिए नए जीव बने, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत, कॉस्मोजोइक सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि जीवन का विकास पृथ्वी पर नहीं हुआ, जीवन का विकास पृथ्वी पर उत्पन्न न होकर ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह पर हुआ, और वहाँ से उल्का पिंडों के माध्यम से वो जो जीव है वो पृथ्वी पर आए, या फिर किसी भी माध्यम से आए और पृथ्वी पर रह गए, बस गए, ठीक है। ये सिद्धांत ये कहता है, कॉस्मोजोइक सिद्धांत ये कहता है। क्लियर है। कॉस्मोजोइक सिद्धांत क्या कहता है, कॉस्मोजोइक सिद्धांत ये कहता है कि जीवन का विकास पृथ्वी पर नहीं हुआ, बल्कि किसी और ग्रह पे हुआ, और वहाँ से किसी न किसी माध्यम से वो पृथ्वी पर आ गए और पृथ्वी पर रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जीवन का विकास नहीं हुआ, बल्कि किसी और ग्रह से आया हुआ है। इस सिद्धांत को कुछ हद तक मान्यता मिली है ना, एकदम इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। कुछ साइंटिस्टों ने इसे मान्यता भी दी है ना, यहाँ पे आर्हेनियस होगा। तो कुछ साइंटिस्टों ने इसको मान्यता भी दी, और हम भी सोच सकते हैं। देखो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया कि ब्रह्मांड बना, अभी जानते हैं ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह तो नहीं होगा, कई सारी आकाश गंगाएं हैं, उनमें कोई ना कोई तो ऐसा ग्रह होगा जिस पर जीवन होगा। जब पृथ्वी बन रही थी तो पृथ्वी के सिमुल्टेनियसली किसी और आकाश गंगा में कोई ऐसा ग्रह होगा जिस पर पृथ्वी के समान ही कुछ घटनाएं हो रही होंगी, उस पर भी जीवन जीने लायक कोई ऐसा वातावरण बना होगा। तो ये सिद्धांत कुछ हद तक ठीक है कि दूसरे ग्रह पर जीवन का विकास हुआ, लेकिन यहाँ तक ये मान लेना कि दूसरे ग्रह से इस पर आया है जीवन, ये कुछ हद तक सही नहीं है। हाँ, दूसरे ग्रह ऐसे होंगे जिस पर जीवन होगा, ये माना जा सकता है, लेकिन वहाँ से जीवन पृथ्वी पर आया है, ये मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट, रासायनिक विकास। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, इसको प्रयोग से भी दर्शाया गया है, सिद्ध किया गया है। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि जो आज जो जीव है ना, ये कार्बनिक पदार्थ से बने हैं। कार्बनिक पदार्थ मतलब ये एक निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। तो कार्बनिक पदार्थ से इतने सारे जीवों का निर्माण हुआ, और ये बात कौन कह रहा है, ओपेरिन कह रहे हैं, हेल्डेन कह रहे हैं, जो कि अपने समय के काफ़ी अच्छे बायोलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने ये कहा कि जो जीव हैं वो कार्बनिक पदार्थ से बने हैं। कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ से बने हैं भाई, वो कार्बनिक पदार्थ था एमिनो अम्ल, शर्करा और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डीएनए, आरएनए, ठीक है।
ये न्यूक्लियोटाइड्स बने। तो ये जो सिद्धांत है रासायनिक विकास, ये कहता है, यानी कि ओपेरन हेल्डन ये मानते हैं कि जो जीवन है वो जीवन का विकास जटिल कार्बनिक पदार्थों से हुआ है। किससे हुआ है? जटिल कार्बनिक पदार्थों से हुआ है। और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या क्या थे? एमिनो अम्ल थे, एमिनो अम्ल, शर्करा और न्यूक्लियोटाइड्स थे। इन्हीं के वजह से आज भी अगर आप जब आप किसी जीव का परीक्षण करेंगे तो उसमें ये मेन कंपोनेंट आपको मिलेंगे उसके शरीर में। तो ये तीनों चीज़ मिले, कार्बनिक पदार्थों से ये बने, ठीक है। उसके बाद एक कोशिकीय जीव बने। ये जो जो तीनों चारों चीज़ है ये एक दूसरे से मर्ज हुआ, मिला और एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। और एक कोशिकीय जीव से आज कई सारे जीव बहुकोशिकीय जीव में बदल गए हैं, ठीक है। और ये जो कार्बनिक पदार्थ थे उसके निर्माण में कुछ ऊर्जा चाहिए था। वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिला? वो ऊर्जा उनको मिला पराबैंगनी किरणों से, सूर्य के पराबैंगनी किरण से, रेडियो एक्टिव चट्टानों से और ज्वालामुखी के फटने से उनको ऊर्जा मिला। और ये जो सारी चीज़ें थी उतनी ऊर्जाओं से गर्म समुद्र में, है ना, गर्म समुद्र में एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। और अभी मैंने आपको बताया कि एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ कैसे। जो कार्बनिक पदार्थ थे, एमिनो अम्ल, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनए आरएनए सब मिलने के बाद एक कोशिकीय जीव बने। एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बने, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव बनाने के लिए जो अमीनो अम्ल, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए था, उनको एनर्जी कहाँ से मिला, उनको ऊर्जा कहाँ से मिला? सूर्य की पराबैंगनी किरण से, रेडियो एक्टिव चट्टानों से और ज्वालामुखी के फटने से मिला। और ये सभी चीज़ कहाँ मिले थे? गर्म समुद्र में मिले, जिससे जीवन का निर्माण हुआ। तो ये सिद्धांत ये कहता है। बाद में मिलर और यूरे ने इसे सिद्ध भी किया था, इसे अपने प्रयोग से सिद्ध भी किया था। इन्होंने क्या किया था कि अपने प्रयोगशाला में एक ऐसा वातावरण बनाया जैसा कि शुरुआत में था, यानी कि आदि पृथ्वी, जब पृथ्वी बन रही थी उस समय का वातावरण इन्होंने अपने प्रयोगशाला में क्रिएट कर लिया। और अमीनो अम्ल, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड्स में एनर्जी दिया। 800 डिग्री सेल्सियस तक पे उन्होंने ऊर्जा दिया। ऊर्जा देने के बाद कुछ ऐसे प्रोटीन्स बने जो आज के जीवों में पाए जाते हैं। तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया, यह बता दिया कि जो आज के जीव हैं या फिर जो सबसे पहला जो जीव बना होगा वो कार्बनिक पदार्थ से बना होगा, ठीक है। तो ये है जीवन की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत। 5 सिद्धांत हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्ज़ाम में आपके 12th के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन करें। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये पाँचों लिख सकते हैं। कोई इतना बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे ही हैं, है ना। और आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या है? विशिष्ट सृष्टिवाद। ये सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, और ईश्वर ने ही इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव जंतुओं को बनाया है। मतलब इतने सारे जीव जंतु पृथ्वी पर पहले से ही हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ है। दूसरा है स्वतः उत्पत्तिवाद। ये कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास निर्जीव चीज़ों से हुआ है। कुछ ग्रीकवासी ये भी मानते थे कि ये जो जीव हैं वो नील नदी के कीचड़ के सूखने से बने हैं। नील नदी का कीचड़ सूखता है तो चूहे बन जाते हैं, मेढक बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं, मछली बन जाती हैं, ठीक है। और वॉन हेलमोंट का ये मानना था कि अगर गंदे कपड़े और गेहूं की बाली को साथ रखा जाए तो चूहे भी बन जाते हैं। तीसरा सिद्धांत था जीवंत जीवोत्पत्तिवाद। ये मानता था कि नहीं, पृथ्वी पर जीवन का विकास पहले से उपस्थित जीवों से हुआ है, और पहले से उपस्थित जीव होंगे उसके बाद ही वो जीवों के नए जनरेशन उत्पन्न होते हैं। इसको रेडी और लुई पास्चर ने अपने अपने प्रयोग से सिद्ध भी किया था। प्रयोग मैंने आपको बता भी दिया था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ।
रेड्डी ने क्या किया, रेड्डी ने 3 जार लिए, 3 जारों में मांस के टुकड़े रखे, 2 को ढक दिया, 1 को नहीं ढका। जो ढका हुआ नहीं था उसमें मक्खियाँ गईं, उसमें अंडे दिए तो उसकी संख्या बढ़ी, जबकि दोनों में 2 जारों में उनकी संख्या नहीं बढ़ी क्योंकि मक्खियाँ उसमें अंदर नहीं जा पा रही थी। क्लियर है? तो इससे रेड्डी ने सिद्ध किया कि जब मक्खियाँ अंदर नहीं गईं तो उसमें मक्खी नहीं बने, जबकि उसमें मक्खी गई तो उसमें मक्खी बनी। इसका मतलब है कि जीवों का निर्माण पहले से उपस्थित जीवों से होता है। दूसरा प्रयोग जो लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने क्या किया था कि एक फ्लास्क लिया, सुराही नुमा फ्लास्क लिया, उसमें पौष्टिक तत्व बना का घोल बना दिया और उसके उस फ्लास्क के गर्दन को गर्म करके एस के टाइप का बना दिया। तो उसको एस टाइप बनाया इसलिए क्योंकि उसमें धूलकण, वायु और जीव जंतु जीवाणु ना जाएं। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने परीक्षण किया अपने मिश्रण का तो उसमें कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुए क्योंकि उसमें कोई भी बाहर से जीव जा नहीं रहा था। और अगर निर्जीव चीज़ों से पहले से जीव उत्पन्न होते तो पौष्टिक तत्वों से जीव बन जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बने। जब उन्होंने गर्दन को तोड़ दिया तो जीव उसमें जाने लगे, जिससे उसमें नए नए जीव उत्पन्न हो गए। उसके बाद कॉस्मोजोइक सिद्धांत आता है। कॉस्मोजोइक सिद्धांत यह कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति न होकर किसी अन्य ग्रह पर हुआ और अन्य ग्रह से किसी न किसी माध्यम से पृथ्वी पर वो जीव आ गए हैं। इतने सारे जीव पृथ्वी पर आ गए हैं और ये रहने लगे हैं। उसके बाद रासायनिक विकास ये कहता है कि पृथ्वी का विकास हुआ, उसके बाद से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कुछ कार्बनिक पदार्थ बने, कार्बनिक यौगिक बने और ये एक दूसरे से मिले और एक कोशिकीय जीव बन गए, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय बन गए। वो कार्बनिक पदार्थ बनने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए था, तो ऊर्जा उनको कहाँ से मिला? सूर्य की पराबैंगनी किरण से मिला, ज्वालामुखी से बना मिला और रेडियो एक्टिव चट्टानों से मिला। और ये सारी चीज़ उस समय का समुद्र चूँकि गर्म था तो गर्म समुद्र में सारे चीज़ मिलकर कुछ कार्बनिक यौगिक बनाए और उन कार्बनिक यौगिकों में मुख्य था अमीनो अम्ल, शर्करा और न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि आज भी हमको जीने के लिए काफ़ी ज़रूरी है ना। सबसे मेन कंपोनेंट यही हमारे शरीर में। उसके बाद इसको प्रयोग भी किया मिलर यूरे ने अपने प्रयोग में, अपने प्रयोगशाला में ही एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जो शुरुआत में सबसे पहले हुआ करते थे पृथ्वी के, और उसके बाद से इन्होंने ये सारे पदार्थ भी बनाए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए, है ना, अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो मैं इसे अपने टेलीग्राम अकाउंट पे सेंड कर दूंगा और आप वहां से आप ले सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम अकाउंट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके इस लेक्चर का PDF ले सकते हैं। और नहीं तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ये 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, आपको इस काफ़ी हेल्प मिल जाएंगे इसमें। तो थैंक यू।